हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा में। और आज है 2025 का प्रथम दिन, यानी 1 जनवरी 2025। स्वागत है आप सबका इस नई साल में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई वर्ष की, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस क्लास में। हालांकि हमारा जो क्लास चल रहा है, हम पीवाई क्यूज लगा रहे हैं इतिहास का। ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के बच्चों के लिए, आपके 2025 के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबका आने वाला वर्ष बहुत ही मंगलमय होगा और अच्छा ही रहेगा आप सबके लिए। आप जल्दी से अपना जॉब लें और एक अच्छा टारगेट अचीव कर अपनी लाइफ में वेल टाइम पे सेटल्ड हो जाएं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्लास हम लोग। ठीक है। तो आज है 1 जनवरी 2025। तो क्लास चल रही है हमारी, प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन, क्लास का सेशन चल रहा है। पीवाई क्यूज हम लोग लगा रहे हैं टॉपिक वाइज एंशिएंट इंडिया के, यानी कि प्राचीन भारत के। ठीक है, प्राचीन भारत के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं, हम लोग 9 क्लास लगभग कर चुके हैं, टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज चला रहे हैं अपने। ठीक है। तो इससे पहले की जो क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं देखी, वो जाके एक बार क्लास को एक्सप्लोर कर लें। आपको एक्सप्लोर करते टाइम पता चलेगा क्लास किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। ठीक है। और किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। साथ ही साथ हालांकि हो सकता है कुछ बच्चों का क्वेरी होगा या कुछ बच्चों को लगता होगा कि थियोरटिकल क्लास नहीं चल रही है। मेरे हिसाब से थियोरटिकल क्लास का भी इतना टाइम आपके पास नहीं है कि मैं थियोरटिकल क्लास कराऊं, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस का टाइम खराब हो जाएगा, या प्रैक्टिस के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इतिहास का सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है। प्राचीन में ही इतना बड़ा है, फिर मिडेवल, फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया, तो एक 3 सेगमेंट में रहता है। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि क्यों ना कोई क्यूज के थ्रू ही सारा सिलेबस को कवर कर लिया जाए, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उस क्वेश्चंस को कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस को डील भी कर रहे हैं, और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी उसको लेके चल रहे हैं। जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि क्वेश्चन अगर बन रहा है, बनाए, नहीं बन रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन देखें, किस तरीके से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और किन टॉपिकों से सबसे ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आयोग क्वेश्चंस बना रहा है, हर तरीके के क्वेश्चंस हम इस सेगमेंट में कर रहे हैं अपने में। ठीक है। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लो थ्योरी को, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आते तब तक आपको पता नहीं चलता कि क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है, और क्वेश्चंस में गलतियां कहाँ हो रही हैं या गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेशन से ही पता चलता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, साथ साथ क्वेश्चंस करते रहेंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसके साथ साथ दे ही रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है। कुछ चीज़ें जो बच जाएंगी बाद के टॉपिक्स के लिए, मैं आपको हॉट टॉपिक्स जो रह जाते हैं मैं उनको अरे अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। ये जो हम चल रहा था जैन धर्म बौद्ध धर्म, मैंने आपको पढ़ाई दिया। महाजनपद काल जब जो शुरू हो गया था, तो महाजनपद काल में ही ये सारे के सारे जो 16 महाजनपद थे, वो स्टेबलाइज होके एक साम्राज्य के तौर पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उनमें वॉर शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए लड़ाइयाँ शुरू होंगी, युद्ध होंगे, और एक राज्य उभर के आएगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका नाम होगा मगध। ठीक है। मगध हमारा बिहार में पड़ता है। इसकी राजधानी पहले राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र शिफ्ट हुई थी। ठीक है। जिसे ही आधुनिक भारत, आज के टाइम पे आधुनिक समय में पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एरिया है हमारा उत्तर भारत में, वो ज्यादा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो ये आप देखोगे, तो जो मगध था वो उसको स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है। जो मगध था वो स्टेबल जो हुआ था मगध, मैं आपको बताऊं, जो 16 महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, इसका जिक्र सबसे पहले कहाँ हमको मिलता है, 2 जगह मिलता है। ठीक है। बुद्ध धर्म में से आगुंतर निकाय, आगुंतर निकाय में 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है बच्चों। ठीक है। तो जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से ही जो मगध था, ठीक है, इसका जो कहा जाए उल्लेख, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है बच्चों? 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो आगुंतर निकाय में मिलता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात करते हैं, इसी में से एक राज्य था मगध, जिसमें मैं आपको बता चुका था काफी ज्यादा, मगध। ठीक है। कई सारे कुल थे जिसमें से ज्ञातक कुल में से हमारे महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वही,
उसके बाद शाकिकुल, वज्जी, संघ, ठीक है, आवंती, कौशल, ये सारी के सारे मगध, और अस्मक, पोतन जिसकी राजधानी थी। तो ये सारे सारे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में ही चेदी जिसमें से एक था। तो ये सारे के सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका बिखरा हुआ था। यही वो जन थे, जन मीन्स कबीला, जो आर्यों के टाइम पे आए हुए थे। वो अलग अलग जगह शिफ्ट हुए थे और वो एक टाइम पे बढ़ के देखोगे कि स्टेबल होने के बाद फिर एक राज्य के तौर पे, गणराज्य के तौर पे कुछ एरिया थी जो वैशाली जैसे हो गया, वज्जी हो गया, जो संघ के तौर पे, गणराज्य के तौर पे कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो अब मगध की बात करते हैं। मेनली मगध क्या है, उनमें से एक राजधानी थी। ये स्थित कहाँ था, अभी के टाइम पे देखोगे तो बिहार में। ठीक है, बिहार में था मगध। इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना, ठीक है, जिसने सबको डिफीट किया, मतलब हराया, और काफी ज्यादा स्टेबल रहा, जिसने अपना एक काफी ज्यादा महत्व रहता है मगध का। इसके कारण क्या थे मैं आपको एक बता देता हूँ। बेसिक जानकारी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आगे हम किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो मगध की जब बात आएगी तो फर्स्ट पॉइंट मगध का देखेंगे, इसको स्टेबल होने में, मतलब मजबूत होने के लिए क्या कारण थे। एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति बच्चों, भौगोलिक स्थिति, ये पहला इसका कहा जाए कॉन्सेप्ट था कि मगध को इतना ज्यादा स्टेबल होने में, कहा जाए स्टेबल, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताऊं, मजबूत होने में। जो एक राज्य से साम्राज्य बना जिसने अखंड भारत को कंबाइन के एक अपना बिहार, मतलब कहा जाए कि यहाँ उत्तर से लेके कांधार तक का और नीचे साउथ तक अपने राज्य को विस्तार किया, एक बहुत बड़े भूभाग को कवर किया, ये वही राज्य था। ठीक है, तो आप देखोगे काफी ज्यादा। तो इसमें क्या है, एक भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति इसलिए था क्योंकि ये दो नदियों के, गंगा और सोन नदी के बीच में इसका एरिया था, और नदियों से कवर वाले एरिया को मतलब कहा जाए तो आप देखोगे कि भूभाग जो था इसका काफी ज्यादा उपजाऊ था, जो उपजाऊ भूमि होती है। अब उस टाइम पे अब ऐसा तो नहीं था कि क्या है, मैंने आपको अधिशेष वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि आप कृषि उत्पादन करोगे, कृषि उत्पादन में जितनी जरूरत है हमको उतना हम अपने पास रखेंगे, और उसके बाद फिर जो बचता है, अधिशेष बच जाता है, उसी को अधिशेष बोलते हैं। जो बच जाता है उसको फिर हम मार्केट में बेचते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार से पैसा आएगा, पैसा से हम लोगों के पास अच्छा धन कवर होगा तो ट्रेड और ज्यादा बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो फिर हम और ज्यादा स्टेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो मेनली काम यही था। एक तो भौगोलिक स्थिति हो गई, ठीक है, एक उपजाऊ भूमि हो गई, ठीक है, एक हो गई उपजाऊ भूमि, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है इसमें। आप देखोगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति के पास में, या पूर्व की तरफ जाओगे, छोटा नागपुर का पठार पड़ता है जहां से खनिज और काफी ज्यादा मिलते हैं। तो लोहा की स्थिति, जो लोहा इन्होंने यूज किया था, 1000 के आसपास लोहा आ जाता है, ये 600 के आसपास का कॉन्सेप्ट है। तो 4 साल में इन्होंने जो धातु कर्म से चीजें बनाई जाती थी, सारे लोग तांबा चीजें इस्तेमाल करते थे, इन्होंने धातु में लोहा का इस्तेमाल किया, शस्त्र अस्त्र बनाने के लिए लोहा का इस्तेमाल किया, यानी कि आप सामने वाले से ज्यादा मजबूत हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें लोहे का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, लोहे का उपयोग, ठीक है, लोहे का उपयोग इन्होंने किया हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये चीज हो गई। और एक चीज सबसे बड़ी बात था, एक सबसे ज्यादा मजबूत चीज थी, जो इसके राजा थे, राजाओं का राजाओं की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि साम्राज्यवादी जो नीति थी, मतलब आप अपने साम्राज्य को जितना हो सकता है उसको बढ़ाएं। तो उनमें से आप देखोगे बिंबिसार था, अजातशत्रु था, ये सारे के सारे लोग जो थे वो अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति से बहुत ज्यादा थे। मतलब कहा जाए राजाओं में पोटेंशियल था, एक सक्षमता थी कि वो अपने साम्राज्य को जितना हो सकता है बढ़ाएं। ठीक है, ये बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और आगे वाले टाइम में आप आओगे तो नंद वंश, शिशुनाग वंश जो उन चीजों में आता है, यही स्टेबल करता चला गया है। ठीक है, तो मेनली ये इसकी मजबूत होने की स्थितियां थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात था ट्रेड, व्यापार। एक कॉन्सेप्ट और लिख दो, व्यापार, क्योंकि व्यापार उस टाइम पे भूभाग से नदियों से भी होता था। तो नदियों आप देखोगे कि सीधा गंगा नद को आप फॉलो करोगे तो वो जाके सीधा क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो व्यापार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से चलता था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि मगध को इतना ज्यादा स्टेबल बनाया है इसने कि इनके पास अकूत संपत्ति इन्होंने जमा की, अपने साम्राज्य को विस्तार किया, और उसके बाद अपने जो शत्रु थे, जो बाकी के राज थे, उन पे आधिपत्य जमाया। ठीक है, इतना आप
चीजों का ध्यान रखें कि किस तरीके से एक बिल्डअप हो पा रहा है चीजों के लिए। आगे वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस तो हम डील करेंगे, लेकिन एक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या था। मगध जब स्टेबल होगा, मगध को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों, आप बोलोगे कि सर मगध पे इतना फोकस क्यों? मगध को इसलिए करें कि बाकी के आप जब इसके बाद राजवंश देखोगे ना, तो वो मगध में ही होते हैं सारे के सारे, क्योंकि मगध को स्टेबल हुआ, स्टेबल के बाद उसी में ही पूरी क्रोनोलॉजी, हम जो वंश थे वो हम पढ़ेंगे, जो हमारे भारत में या क्वेश्चन जहाँ से डील करे जाते हैं वो यहीं से है, ठीक है। जैसे कि आप बता दूं, पहले हर्यक वंश होगा, हर्यक वंश के बाद शशनाग वंश आएगा, शशनाग वंश के बाद फिर कहा जाए हमारा नंद वंश आएगा, नंद वंश के बाद ही आप देखोगे कि मौर्य वंश शुरू होता है, मौर्य वंश से ही आगे चल के जाके उत्तर मौर्य काल जब शुरू होता है तो उसमें सातवाहन और बाकी के कण्व जो राजवंश है, फिर कुषाण आ जाएंगे, फिर आक्रमण वगैरह जो है उस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो व्यापार और जो सारी चीजें मगध का था वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि मगध का रोल क्या था, इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसकी राजधानी बच्चों पहले थी राजगिरी और उसके बाद शिफ्ट हुई थी पाटलिपुत्र। कहां पे? पाटलिपुत्र, ठीक है। ये इसकी राजधानी हो गई बच्चों, क्या हो गई? राजधानी। मगध का ही जो राज वंश था नंद वंश, जिससे सिकंदर के टाइम पे जो महापद्म नंद उसका नंद जो वंशज था धनानंद, वो यहाँ राज्य कर रहा था मगध पे ही उसी टाइम पे। मतलब कहा जाए कि इतना ज्यादा स्टेबल और इतना ज्यादा उसका खौफ था कि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट ये भी चलता है कि सिकंदर ने सुन रखा था कि बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा राज्य है, एक भूभाग है जिसको कवर करके रखता है नंदवंश, जो उस टाइम पे धनानंद था। तो एक कहीं ना कहीं उसके वॉर या जो इंडिया में आया हुआ था, तो उसके सैनिकों ने इस चीज को सुन रखा था, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, सिकंदर के। तो यही चीज है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट एक बड़ा ही इतिहासकार है, उन्होंने बोला था कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता चला गया लेकिन अपने लोगों से ही हार गया, यानी अपनी सेना के आगे हार गया, क्योंकि उसकी सेना ने सपोर्ट नहीं किया था कि हम भारत पे आक्रमण करें, ठीक है। ये चीज है। और कुछ कहते हैं कि भौगोलिक कंडीशन ठीक नहीं थी, मौसम ठीक नहीं था, या बीमार था, मतलब अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन जो जैसे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। तो मैंने सारी चीजें आपको बताई दी हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है। आगुंतक निकाय में हमको 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। एक और मिलता है ये हमारा बौद्ध धर्म, फिर एक और मिलता है कल्पसूत्र। अगर कल्पसूत्र, ठीक है बच्चों, कल्पसूत्र में भी आगुंतक निकाय और कल्पसूत्र, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। आप इस चीज को दिमाग में बैठा लें। कल्पसूत्र, ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लें। ये दो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये कहाँ पे 16 महाजनपद का जिक्र या उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आगुंतक निकाय और कल्पसूत्र में मिलता है। बाकी का ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, अब हम मगध के बारे में आगे क्वेश्चंस पे डील करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों हमारा, किस प्रकार का मृदभांड यानी पोट्री, मृदभांड का मतलब क्या होता है बच्चों? पोट्री मतलब बर्तन, ठीक है। जो बर्तन है भारत में द्वितीय शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। ये क्वेश्चन का कहना है कि ये बताना है कि कौन किस प्रकार के जो बर्तन है, ठीक है, या मृदभांड है या पोट्री है, वो भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, ये बताना है इनमें से। तो ऑप्शन है हमारा चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन बी है उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन, ऑप्शन सी है गेरू रंग वाले मृदभांड, और ऑप्शन डी है काले और लाल बर्तन। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण की बात कर रहा है। द्वितीय नगरीकरण भारत में देखोगे आप, पहला शहरीकरण या पहला नगरीकरण कहा जाए, या शहरीकरण कह लो या नगरीकरण कह लो, आप देखोगे तो कहीं पे शहरीकरण या नगरीकरण लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूज ना करें, एक ही चीज है, ठीक है। जो पहला हम लोग फर्स्ट शहरीकरण या नगरीकरण की संज्ञा देते हैं, वो किसको देते हैं बच्चों? हड़प्पा को। किसको? हड़प्पा कालीन, हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। किसको देते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ये नगरीकालीन या शहरी व्यवस्था थी, ठीक है। इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये याद रखें। उसके बाद जब द्वितीय शहरीकरण हुआ, उसके बाद फिर आर्य आए, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो हुआ था, ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद अब जब आओगे 600 के आसपास,
ठीक है, तब ये द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ था। ये सारे के सारे ग्रामीण सभ्यताएं मानी जाती हैं, जिसमें ताम्र पाषाणी संस्कृति भी इंक्लूड है। ठीक है, ताम्र पाषाणी संस्कृति को भी ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल और ये सारे के सारे ग्रामीण शहरी ग्रामीण सभ्यता के तौर पे माना जाता है। ग्रामीण इनकी जो कहा जाए पृष्ठभूमि थी वो ग्रामीण थी, लेकिन हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। और द्वितीय की बात करें तो द्वितीय का टाइम पीरियड ये मैंने आपको बता दिया है। द्वितीय द्वितीय नगरीकरण का यानी कि 600 जो बीसी के आसपास इसको माना जाता है, यानी कि जो जनपद काल था, यानी कि क्या था, जनपद काल। ठीक है, ये इसको द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी है, यानी कि जो इस टाइम पे जो नगरीकरण हुआ था वो द्वितीय इसको माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब द्वितीय नगरीकरण हुआ कैसे, ये मैंने अधिशेष वाला कॉन्सेप्ट बताया, वो आप मेन कोर सब्जेक्ट है, आप उसको पकड़ के रखें दिमाग में, एक आइडिया कि द्वितीय नगरीकरण कैसे शुरू हुआ। अधिशेष मतलब कहने का मतलब, अधिशेष का मतलब क्या है, जो कृषि उत्पादन होगा उसमें से बचेगा, हम व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे वो भौतिक उन्नति में काम आएगा, भौतिक उन्नति में उसके बाद हम मकान बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, और उसके बाद अपने राज्य को विस्तार करेंगे, चीजें करेंगे। ठीक है, लोगों के पास पैसा हो तो मतलब ठीक से जो पैसा आता है तो लोग गांव से शहर की तरफ आते ही हैं, तो वही नगरीकरण और शहरीकरण का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, जब आप गांव में जाओगे तो जिनके पास अधिशेष नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो बेचारे शहर में आके क्या करेंगे, महंगाई है, चीजें हैं, संसाधन इतने ज्यादा नहीं है, तो बेचारे वो गांव में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, आप संपन्न हो जाते हैं, तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है हम शहरों की तरफ, गांव से शहरों की तरफ। उनके पास कुछ लोगों के पास और ज्यादा पैसा हो जाता है, वो एक शहर, अच्छे शहर से और दूसरे उससे बेटर शहर की तरफ जाते हैं, फिर और ज्यादा हो जाता है तो फिर और ज्यादा अच्छी तरफ से जाते हैं। कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा हो जाता है वो विदेश शिफ्ट हो जाते हैं, है तो नगरीकरण ही एक तरीके से, मतलब जिस तरीके से अपने पास पैसा आ जाता है लोग इंप्रूव करते जाते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये जब द्वितीय नगरीकरण हुआ था तो उस टाइम पे किस तरीके के बर्तन प्रयोग हो जाते थे, बर्तन का मतलब इसीलिए मानते हैं हम लोग, एकदम मैंने आपको बताया पुरातात्विक साक्ष्य, जो पहली क्लास जिन बच्चों ने मेरी नहीं देखी वो जाके एक बार पहली क्लास देख लें। पुरातात्विक साक्ष्य में मैंने बताया है आपको कि हम किस किस चीजों का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास लिखित चीजें मिलती हैं, चीजें सब कुछ है, लेकिन ये पॉटरी का इस्तेमाल होता है कि उस टाइम पे किस तरीके की पॉटरी या मतलब बर्तन इस्तेमाल होते थे। तो मेनली इनका ये, और बर्तन को हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आम जीवन के यूज करने वाली चीजें हैं, जिसमें आप खाना खाओगे या खाना बनाने के लिए या चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा कि आम जन जो लोग थे वो किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसमें यह बताना है कि किस तरीके के बर्तन का इस्तेमाल द्वितीय नगरीकरण में हुआ था। तो पहला चित्र, दूसरा ब्रह्मांड, उत्तरी काली, गेरू रंग के या काले और लाल। ठीक है, ये बताना है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है, तो बताएं कौन सा होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बता दी। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। होप तो कि आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा सारी चीजें कि किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता ही चलता हूँ। इसका सही आंसर होगा बच्चों उत्तरी काली ब्रह्मांड, इसको बोलते हैं NBPW, NBPW इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ये हमारे कहाँ शुरू होते हैं, सेकंड नगरीकरण में, ये मैंने आपको बता दिया। चित्र दूसरे ब्रह्मांड, ये हमारे उत्तर वैदिक काल। हेलो, तो ये सॉरी बच्चों, ये चित्र दूसरा ब्रह्मांड हमारा उत्तर वैदिक काल में इस्तेमाल होगा, यानी कि इसका टाइम पीरियड मैंने बताया 1000 के आसपास, यानी कि जब लोहा आयरन इस्तेमाल हो रहा था तो उसी टाइम पे ये इस्तेमाल के लिए 1000 BC के आसपास इसका माना जाता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उत्तर वैदिक काल के बाद ये मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड नगरीकरण यानी कि 600 BC के आसपास। ठीक है, 600 BC के आसपास, यानी कि महाजनपद टाइम में
या सेकंड नगरीकरण। ठीक है, ये गेरू रंग का, ये बच्चों देखोगे आप, गेरुए रंग का, ये ताम्र पाषाणी संस्कृति में इस्तेमाल होते थे ये बर्तन। किसमें होते थे? ताम्र पाषाणीय युग, ताम्र पाषाणी युग में इस्तेमाल होते थे। काले और लाल रंग ये हड़प्पा में इस्तेमाल होते थे, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता में होते थे। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप एक बार दिमाग में बिठा लें कि या रट लें, याद कर लें, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है इस चीज को याद रखें कि कौन सी सभ्यता में किस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। ये मेनली 4 तरीके के हैं, आप इसको याद रखें। हड़प्पा में कौन से तरीके? काले और लाल, गेरुए रंग के ये ताम्रपाषाणी संस्कृति में, उत्तरी पॉलिस्टार या काले जो होते थे ये सारे के सारे एनवीपीडब्ल्यू इस्तेमाल होते थे। ठीक है, चित्रदूषण मृदभांडों की बात करें तो ये हमारे उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में सबसे पुराना लौह युग जो जुड़ा हुआ था, आगे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? अभी ये मैंने बता दिया आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लौह युग से संबंधित कौन सा था। ठीक है, एक तो चित्रदूषण मृदभांड, लाल काले गेरुए रंग के उत्तरी, ये तो मैंने आपको सेकंड नगरीकरण में आपको बताया ही था, इसी को हम NVPW बोलते हैं। ठीक है, गेरुए रंग के ये ताम्रपाषाणीय, ताम्रपाषाणी। ठीक है, काले और लाल ये हड़प्पा के टाइम पे। ठीक है, चित्रदूषण मृदभांड ये उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को ही लोह युग के टाइम पे, इसके अंतिम टाइम पे आप देखोगे 1000 के आसपास भी लोहे का इस्तेमाल हुआ था, तो इसका सही आंसर लोह युग का मतलब बात कर रहा है। ठीक है, ये चित्रदूषण मृदभांड। ठीक है, समझ में आया बच्चों? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ठीक है, अब आ गया अपना मगध का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया हुआ था। मगध का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा किस कौन सा था, क्या था। ठीक है, तो प्रथम शासक जो बताना, जो उत्थान के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए कहा जाए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है बिंदुसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा है बिंबिसार और चौथा है वासुदेव। बताएं कौन सा है, कौन सा है? हेलो, हेलो। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों बताना है कि मगध के उत्थान के लिए जो प्रथम शासक था वो कौन सा था जो उत्तरदायी था इसके उत्थान के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था ऑप्शन बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव, तो इसका सही आंसर बच्चों होगा बिंबिसार। राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार। राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार। ये हमारा हर्यक वंश से संबंधित था, हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, उत्थान के लिए ये हो गया। हम बिंदुसार की बात कर लें, बिंदुसार की, ये मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, ये मौर्य वंश से संबंधित था। अजातशत्रु ये भी हर्यक वंश, ये दोनों हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? ये हर्यक वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। बच्चों अब इस दौरान आप देखोगे तो बहुत सारी रचनाओं का आपको जिक्र मिलेगा, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी स्मृतियां। ठीक है, आपको उसको अच्छे से याद रखना है, जो इंपोर्टेंट है मैं बताता चलूंगा उन चीजों को लिए। हालांकि हमने एक दो जो पहली प्राचीन भारत में क्लास करी थी उसमें मैंने दर्शन के बारे में बताया था, कौन से दर्शन से कौन संबंधित है वो आप याद रखें। अब जितनी भी पुस्तकें आएंगी, स्मृतियां आएंगी और जितना भी लिखे गए ग्रंथ हैं वो आएंगे तो मैं उनमें आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब ये है अष्टाध्यायी की बात कर रहा है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, ये रचनाकार कौन है ये बताना है। चारवाक थे या कौटिल्य, पाणिनि, कपिल, इनमें से ये बताना है कि कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी, राइट आंसर क्या होगा? पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, और इसका जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो व्याकरण है बच्चों। क्या है? व्याकरण। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है? व्याकरण। आप इस चीज को ध्यान रखें, हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले कि इसका जो संबंधित किससे संबंधित है। अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है और पाणिनि की रचना है। ठीक है, चारवाक एक दर्शन है। ठीक है, चारवाक का दर्शन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र,
कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कपिल सांख्य दर्शन, क्या है सांख्य दर्शन। ठीक है, 6 दर्शन जो षट दर्शन बताए हैं मैंने, उसमें इसका नाम बताया, बाकी के जिक्र भी किया हुआ है, आप देखें, ज्यादा टाइम हम उन चीजों में नहीं लगाए। सिकंदर जो महान था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोला जाता है, ये इसका टाइम पीरियड देखोगे 326 के आसपास, इसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। तो उसका शिक्षक कौन था, यानी का टीचर टीचर कौन था, गुरु कौन था जिसका, ठीक है, इसका गुरु कौन था, इसका नाम है डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। तो इसका सही आंसर बच्चों मैं बताऊं तो अरस्तु होगा। राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु, क्या होगा, अरस्तु। अरस्तु इसका गुरु था। ठीक है, अरस्तु कौन था, इसका गुरु था। अरस्तु बेटा बहुत ज्यादा विद्वान में इनकी गिनती है। उस टाइम पे जितने भी सब्जेक्ट, फिलोसफी पढ़ोगे तो अरस्तु को आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी में भी अरस्तु पढ़ोगे, इतिहास में भी अरस्तु पढ़ोगे, मतलब उस टाइम पे जितने भी सब्जेक्ट्स में आप देखोगे अरस्तु का बहुत बड़ा नाम है बच्चों, बहुत बड़ा नाम है अरस्तु का। ठीक है, तो ये सिकंदर महान जो था उसका गुरु था। ठीक है, इसका सही आंसर अरस्तु होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो ये मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया था, पितृहंता किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखते ही अगर बच्चों ने क्लास देखे तो वो बिल्कुल तुरंत विद इन सेकंड बता देंगे। अशोक था, अजातशत्रु था, कनिष्क था या सिमुक था। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर अजातशत्रु होगा। ये चीज मैंने आपको बताई था, पितृहंता जिसको बोला जाता है, टाइटल इसका क्या था, पितृहंता, पितृहंता। ठीक है, पितृहंता इसका टाइटल था। अजातशत्रु जिसने अपने पिता का बिंबिसार को हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके राज सिंहासन ग्रहण किया। फिर इसी का पुत्र जो हुआ था उदयन, उसने इसको मारा और कहा जाए कि उसके बाद वो राजा बना। ठीक है, बिंबिसार को मार के ये राजा बना। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व में जो सिकंदर महान था उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी। तो कहाँ हुई थी ये पूछ रहा है, मृत्यु हुई थी। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लें आप। तो कहाँ हुई थी, फारस में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, मैसेडोनिया और तक्षशिला। बताएं कहाँ पे हुई थी उसकी मृत्यु, ये जगह बतानी है हमको। 323 में मर गया था सिकंदर बेचारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बेबीलोन में। बेबीलोन में उसको मृत्यु हो गई थी, बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। ठीक है, इसने 300, आप देखोगे भारत पर जो आक्रमण किया था, भारत पे आक्रमण, भारत पर आक्रमण, भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो 326 बीसी के आसपास माना जाता है। 326 के आसपास इसने आक्रमण किया था। उसके 3 साल बाद ये यहाँ से वापस चला गया था और उसके बाद इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई और अपने साम्राज्य को अपने जो वहाँ के सेनापति थे, नियार्कस हो गया, ठीक है, और सेल्यूकस हो गया, उनको दे दिया था, इसने बांट दिया था। तो वो यहाँ पे थे। ठीक है, यही था, सेल्यूकस था। सेल्यूकस का ही उसके दरबार से मेगास्थनीज की जो इंडिका आपने पढ़ा होगा, मेगास्थनी जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो सेल्यूकस ही उसका उस टाइम पे अफगानिस्तान और ये ईरान वाला एरिया था, वो यहाँ का सेनापति को अपने को देके चला गया था। ठीक है, यही था। और सेल्यूकस की पुत्री का जब वॉर हुआ था, क्या कहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य से उसने जब युद्ध किया था तो वो हार गया था सेल्यूकस। तो चंद्रगुप्त मौर्य से उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, सेल्यूकस ने ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और सुलेखन एक शब्द आता है, ये है सुलेखन। सुलेखन क्या है, सुलेखन क्या है, ये एक अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे, सु मतलब अच्छा, लेखन मतलब लिखना, तो इसका सीधा आंसर एक ही चीज हो जाएगी, सुंदर हस्तलेखन। राइट आंसर। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मूर्ति कला से संबंधित नहीं है, अभिलेखन नक्काशी चित्रकला का उत्थान ये भी नहीं है। सुलेखन का सही आंसर क्या होगा, सुंदर हस्तलेखन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्राचीन काल में स्रोत जो सामग्री इस्तेमाल होती थी लिखने के लिए प्रयुक्त होती थी उसकी भाषा क्या थी। ठीक है, प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री जो लिखने के लिए होती थी उसकी भाषा क्या थी। ठीक है, तो संस्कृत थी, पाली थी, ब्रह्मी थी, खरोष्ठी लिपि थी। बताएं कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी, भाषा की बात कर रहा है, बताएं कौन सी भाषा थी, बताएं कौन सी भाषा थी। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा थी, संस्कृत। कौन सी थी, संस्कृत। संस्कृत भाषा को स्रोत पे, यानी कि जो साम्राज्य बना था उसके जो लिखने का कॉन्सेप्ट था
जो लिखी जाती थी वो संस्कृत भाषा में ही लिखी जाती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत। पाली भाषा, बौद्ध धर्म, 1000 बार मैं आपको बता चुका हूँ, रट जाना चाहिए अब तक तो। और खरोष्टी और ब्रह्मी अशोक के अभिलेख मिलते हैं, अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि, आरामिक लिपि, ठीक है, 4 तरीके प्राकृत में, 4 तरीके में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हेरोडोटस। ये एक फैक्चुअल है, आप याद रखें। हेरोडोटस क्या है? इतिहास के जनक हैं, भूगोल के जनक हैं, राजनीति शास्त्र के जनक हैं, दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं, उसके जनक हैं। हेरोडोटस बताएं बच्चों, जो बच्चे इतिहास पढ़ रहे हैं उनको ये चीज याद ही रहनी चाहिए कि हेरोडोटस इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फादर ऑफ द हिस्ट्री, हेरोडोटस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? ठीक है, ये बताना है। यानी कि जब उसने 326, आप रट लें इस चीज को, यानी कि 326 बीसी में यानी ईसा पूर्व में उसने जब किया हुआ था, आक्रमण किया हुआ था, तो उस टाइम पे पोरस वहां का राजा था, ठीक है। तो पोरस की सेना, राजा जो पोरस था, राजा पोरस, उसकी सेनाओं के आमने सामने जो था वो कौन सी नदी के किनारे इन्होंने लड़ने के लिए डेरा डाला हुआ था, ये बताना है। तो रावी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, सतलुज के सामने, चेनाब के सामने। ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु मतलब आप देखोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों झेलम। राइट आंसर क्या होगा? झेलम, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? झेलम नदी के तट पे इनका क्या कहा जाए, इन्होंने डेरा डाला हुआ था। झेलम नदी के तट पे ही इनका लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट जीता था और राजा पोरस हार गया हुआ था। राजा पोरस क्या था? हार गया हुआ था। राजा पोरस जब हार गया था, लेकिन वो इतनी बहादुरी से लड़ा कि सिकंदर को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया उसने कि सिकंदर हारने के बाद ही सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया। कि भाई इतना ज्यादा, मतलब कहा जाए इतने बहादुरी से लड़ा वो, इतना ज्यादा सिकंदर को प्रभावित हुआ सिकंदर उससे कि काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ने के बाद कि भाई इसका क्या किया जाए। तो उसके बाद उसने बोला कि इस साम्राज्य को, इसके राज्य को वापस कर दिया जाए, ठीक है। इन दोनों का ये कॉन्सेप्ट है जब युद्ध हुआ था। और जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, जो युद्ध हुआ था, युद्ध जो हुआ था बच्चों, उस युद्ध को क्या बोलते हैं? हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है। हाइडे स्पीच का युद्ध, जो आप इसको जब भी आए तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ये याद रखें, हाइडे स्पीच, ठीक है। ये इनके बीच में युद्ध हुआ था, झेलम नदी के तट पे हुआ था, ठीक है, याद रखें। राजा पोरस हारा था, ये सिकंदर जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस ने लड़ाई लड़ी, ठीक है, हाइडेस्पीज में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में, ठीक है। ये तो मैंने अभी बता ही दिया, फिर आपको इसमें टाइम क्या वेस्ट करना। हाइडेस्पीज का युद्ध, इन दोनों का जो युद्ध हुआ था, नदी पूछता है तो झेलम नदी होगी, युद्ध पूछता है तो हाइडेस्पीज का युद्ध होगा, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे हुआ? तो नदी थी झेलम, ठीक है। और युद्ध कौन सा था? हाइडेस्पीज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों यानी कि कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? 3 ये बड़ा ही नाम है, कपिल अभी मैंने बताया, गार्गी ये भी बताया हुआ है, मैत्रेय, ये 3 का घर कौन सा एक नगर था, उसमें से 3 वहीं के निवासी थे, ये बताना है। तो काशी से संबंधित थे, मिथिला से संबंधित थे, उज्जैनी या पाटलिपुत्र? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा मिथिला। राइट आंसर क्या होगा? मिथिला। ये सारे के सारे मिथिला के निवासी थे। ये तीनों के तीनों कहाँ के निवासी थे? मिथिला के निवासी थे। मैं बात करता हूं कपिल, सांख्य दर्शन से संबंधित थे, कपिल सांख्य दर्शन से संबंधित थे, ठीक है। अब बात करते हैं गार्गी। गार्गी के बारे में हम इससे पहले वाली क्लास में बात कर चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी एक बार जाके देखें, वहां मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। गार्गी, गार्गी का याज्ञवल्क, गार्गी और याज्ञवल्क संवाद, ठीक है। याज्ञवल्क गार्गी संवाद। याज्ञवल्क गार्गी के कौन थे? पति थे, ठीक है। कौन थे? पति थे। याज्ञवल्क गार्गी के पति थे। तो गार्गी और इनमें बहस हुआ, संवाद हुआ। तो ये गार्गी
वो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया हुआ था कि गार्गी चुप हो जा वरना तेरा सर फट जाएगा, तो वो यही संवाद था, वाद विवाद, ठीक है। क्योंकि याज्ञवल्क्य बहुत बड़े कहा जाए तर्क शास्त्री और विद्वान के तौर पे माने जाते थे। तो जब ये आप पढ़ोगे मिथिला नरेश, यानी मिथिला नरेश की टाइटल किसको दिया जाता, अगर थोड़ा सा बच्चे पढ़े होंगे, मिथिला नरेश बोला जाता जनक को, राजा जनक, ठीक है। राजा उस टाइम पे कौन था, राजा जनक, मिथिला नरेश, ठीक है। मिथिला नरेश राजा जनक थे, तो उन्हीं के दरबार में याज्ञवल्क्य आए हुए थे। तो पहले इन्होंने पूरे अपने शास्त्र उसमें वाद विवाद में जो कहा जाए कि राजा जनक के जितने भी राज्य में रहने वाले थे विद्वान, उनको हराया वाद विवाद में। फिर राजा जनक भी अपने आप में एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत ज्यादा विद्वान कहा जाए इनको, तो उनसे वाद विवाद हुआ था। उनसे वाद विवाद होने के बाद फिर उन्होंने भाई राजा जनक को भी हराया, याज्ञवल्क्य ने, बात कर रहा हूँ याज्ञवल्क्य की, याज्ञवल्क्य ने हराया कि भाई उसके बाद फिर लगता है कि कोई है ही नहीं इनसे वाद विवाद करने के लिए। तो उसके बाद जो मिथिला की रहने वाली थी यानी कि गार्गी, इनकी वाइफ, तो उन्होंने बोला कि मैं अब तर्क वितर्क करूंगी, मैं एक बार के लिए कहा जाए कि इतना ज्यादा ये भी विद्वान थी, तो उन्होंने कहा मैं तर्क वितर्क करती हूँ। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य से इतना तर्क वितर्क किया था कि इतना ज्यादा कहा जाए कि संवाद हुआ, वाद विवाद। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे याज्ञवल्क्य ने ये कहा था कि गार्गी अब चुप हो जा वरना तेरा सर फट जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं या गाइड्स में कहीं लिखा कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, तो ये सभी कॉन्सेप्ट कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद ये इसी टाइम का है, ठीक है। मिथिला से संबंधित है, राजा जनक, ठीक है, सांख्य दर्शन, बाकी का बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मगध के राजवंश का कालक्रम बताना है बच्चों, ठीक है। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, मैं दिल खुश कर दिया ये क्वेश्चन दिखा के इन्होंने। तो क्रम बताना है बच्चों, ये बड़ा ही अच्छा है। जो मगध मैंने आपको बताया था, मगध पे कौन सी सीरीज में वंश जो शुरू हुए उसको अरेंज करना है हमको, ठीक है। तो कर देंगे अभी विद इन सेकेंड्स। लो, जब सबसे पहले तो बताया था मैंने मगध, मगध, ठीक है। इसकी बात करें तो सबसे पहले मगध पे हर्यक वंश आया हुआ था। कौन सा, हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद फिर आया था कौन सा, हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आया हुआ था। लो, शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया था, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, पद्मनंद ने संस्थापक था नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, धनानंद के बाद फिर आया था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश, मौर्य वंश, ठीक है। लो, पहले हर्यक वंश में कौन था, बिंबिसार, कौन सा, बिंबिसार। संस्थापकों में इसका गिनती होता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद महापद्म नंद, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। ये टाइम पीरियड हो जाएगा, तो लगा लो आप एक कौन सा, हर्यक वंश पहला हो जाएगा, नंद वंश ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। है कोई अरेंजमेंट करके देखो, पहले चौथा आएगा, ठीक है, पहले चौथा आएगा तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होगा तो पहले चौथा आएगा, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, चौथा दूसरा, ठीक है। कौन से में चौथा दूसरा दोनों में है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरे में आएगा नंदवंश यानी कि पहला, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। कौन सा राइट आंसर, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है बच्चों टाइम बचाने के लिए। आप सबसे पहले देखोगे इनमें से कौन सा आ रहा है, तो वो मैंने बताया था कि पहले शुरुआत जो होगी 4 से होगी, 4 से शुरू होगी, यानी कि 2 में नहीं हो रहा तो कैंसिल कर दिए, बाकी हमारे जो 50-50 बचे। उसके बाद फिर हम सेकंड ऑप्शन पे चेक करेंगे, शिशुनाग वंश, सेकंड सेकंड साथ साथ दे रखे हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या अंतिम देखोगे तो अंतिम में कौन था, मौर्य वंश था, मौर्य वंश सबसे लास्ट में आना चाहिए यानी तीसरा, तो ये तीसरा हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, विद इन सेकंड्स में आंसर में निकालते हैं। जब आप बड़े हाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, यूपीएससी की, पीसीएस की आप तैयारी करोगे, आरओ उनमें ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हर्यक वंश का टाइम पीरियड 544 से 412 के आसपास माना जाता है बीसी में, ठीक है। अब इसका 412 से 345 बीसी, और ये 345 बीसी से 300, ओके, 345 से 200 322 के आसपास तक माना जाता है। और ये 322 से 184 बीसी, ये टाइम पीरियड एक बार के लिए रहता है,
टाइम पीरियड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस थोड़ा सा यही चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार क्रोनोलॉजी मैटर करती है, वो आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता है महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ चीजें लिखो। महाभाष्य गार्गी ने, मनु ने, वाण ने, पतंजलि ने। बताओ महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य किसकी रचना है? गार्गी का गार्गी संहिता मैंने बताई थी, मनु का मनुचरित्र, मनु ने क्या लिखा था? मनुस्मृति। मनु की क्या है? मनुस्मृति। बाण की, बाणभट्ट जो थे, बाणभट्ट ने क्या लिखा था? क्वेश्चन कराया था मैंने, हर्षचरित्र। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। पतंजलि योग, पतंजलि योग से संबंधित थे। पतंजलि किससे? योग से संबंधित थे, ठीक है, ये बता दिया मैंने। और इनकी रचना क्या थी? महाभाष्य। पतंजलि की रचना थी बेटा महाभाष्य। इसका सही आंसर क्या होगा? पतंजलि। राइट आंसर क्या होगा? पतंजलि, ठीक है। याज्ञवल्क संहिता, गार्गी संहिता या संहिता या संवाद, सारे के सारे मैंने आपको बता दिया, योग से संबंधित थे ये, ठीक है। बाण की बाणभट्ट एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन नाम चिकित्सीय, जो चिकित्सा से संबंधित है वो बताना है। चिकित्सकीय त्रि के बोला जाता है, तीन, जो त्रि मतलब तीन की पहचान कीजिए जो चिकित्सा से संबंधित थे। चरक, सुश्रुतु, भरत, चरक, सुश्रुतु, पतंजलि, चरक, सुश्रुतु, भागवत, चरक, वात्स्यायन और भागवत। ये बताना है बच्चों, इनमें से कौन सा जो तीन थे वो चिकित्सा से संबंधित थे, ये बताना है, ठीक है। बताएं इसका सही आंसर। विद इन सेकंड्स में नाम टिक लगाएं, आप थोड़ा सा 10 सेकंड ले लें, थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये चिकित्सकीय त्रि के नाम से पहचान है। चरक का मतलब क्या होता है? चरक ने लिखी थी चरक संहिता, चरक संहिता, यानी कि आयुर्वेद से संबंधित है। इसमें सारी की सारी दवाइयों का जिक्र किया गया है, किस पौधे से किस तरीके की दवाइयां हम इस प्रयोग में ला सकते हैं। चरक संहिता लिखी थी। सुश्रुत जो हमारे हैं ये जो शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा का मतलब समझ रहे हो आप? शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा से संबंधित है बच्चों। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक सर्जरी का आपने नाम सुना होगा, प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना होगा या सर्जरी का नाम सुना होगा, तो वो शल्य चिकित्सा ही सर्जरी का नाम होता है। आप देखोगे कहीं हॉस्पिटल्स में कहीं जाओगे तो वो हिंदी में शल्य विभाग लिखा रहता है। आप कहीं पे जाओगे तो आप चेक करना, उसमें यहाँ पे सर्जरी वगैरह की जाती है, ठीक है, तो वो शल्य विभाग ही लिखा रहता है। तो वो शल्य चिकित्सा से, सुश्रुत से ही संबंधित है। इनको भी ट्रांसप्लांट जो करा जाता है, प्रत्यारोपण वगैरह ट्रांसप्लांट करते हैं चीजों के लिए, तो ये शल्य चिकित्सा ही कहलाता है हमारा, ठीक है। भागवत, भागवत भी इसी से संबंधित थे और इनकी एक रचना है बच्चों, ये इंपोर्टेंट है, आप लिख लें जो मैं लिखा रहा हूँ। चरक संहिता ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी शल्य चिकित्सा से, ये क्वेश्चन बाकायदा पूछे जाते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि तीन का नाम जिक्र बताओ, लेकिन इनके बारे में जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने। सुश्रुत थे, वो किससे संबंधित थे? शल्य चिकित्सा से संबंधित थे। भागवत, भागवत का एक है अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय इनकी रचना है, ठीक है। क्या है? इनकी रचना है। और ये किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। किससे संबंधित है? आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित है बच्चों। आयुर्वेद का मतलब समझ ही रहे हो आप, ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित है। ये सारे के सारे तीन चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। वात्स्यायन की, अब इसकी बात करें, चरक का बताया, सुश्रुत बता दिया। भरत एक तरीके से राजा थे। चरक, सुश्रुत और पतंजलि, पतंजलि के बारे में महाभाष्य की रचना है और योग से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका हो गया चरक, ये भी बता दिया। वात्स्यायन, वात्स्यायन की एक रचना थी कामसूत्रा, ठीक है, कामसूत्रा वात्स्यायन की रचना है बच्चों, ठीक है। और एक भागवत, ये भी बता दिया मैंने आपको इसके बारे में, ठीक है। तो ये आज का क्लास सेशन था बच्चों हमारा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर कोई भी आपको चेंजेस या जैसा भी लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए या क्लास समझ में नहीं आ रहे, तो जिन बच्चों को कुछ भी इंप्रूवमेंट लग रहा है या कोई भी डाउट्स एक्चुअली है,
तो वो सारे के सारे हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डाउट्स है या फिर जिस तरीके से चीज़ें ठीक से इम्प्रूव हो सकती हैं या करा जाए, ठीक है, तो हम उस पर काम भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से क्लास ठीक चल रही है। बाकी का आप भी, आपका ओपिनियन भी महत्वपूर्ण है, तो आप उस चीज़ में आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया क्लास के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार नए साल के लिए। 2025 आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारा अच्छा समय लेके आएगा, और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ में आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आपको मिले। आपसे हम उम्मीद करेंगे आप सबके लिए, ठीक है, और साथ साथ आपके साथ बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, नो इशू। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।